हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इसमें हम किस बात की स्टडी करते हैं ये हम और जो आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट 1 का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसका शॉर्ट में हम सिलेबस का रिव्यू करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ते हुए जाना है ना, जिससे हमें फायदा क्या होगा। तो सिलेबस देख लेने से भी जो फायदा ये होगा हमको कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें किस रूट पर चलना है, किस टॉपिक के बाद क्या क्या पढ़ते चलना है। तो हमारे लिए आगे वाले टॉपिक्स पढ़ना और उनको समझते चलना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of rest charge। ठीक है, properties of rest charge। ओके, मतलब इसमें हम रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। अब रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी से मतलब क्या है ना, रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी से मतलब क्या रहेगा हमारा। ठीक है, कि रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा रहेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी से मीनिंग हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड किस बात से रहेगा, कैपेसिटेंस से। ओके, मतलब रेस्ट चार्ज को हम कुछ इस तरह से रीअरेंज करके किसी डिवाइस की कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच है जिसमें हम पूरी तरह से स्टडी करते हैं किसकी, रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज की। और वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि एक रेस्ट चार्ज अगर हो, जो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन हो या जो भी हो है ना, या किसी कंडक्टर पर चार्ज हो, तो वो अपने आसपास क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, अगर कोई दूसरा कंडक्टर उसके पास हम ले आए तो उस कंडक्टर पे हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको हम ठीक है और अच्छे से समझेंगे जो अभी हम यहाँ पर ऐसे रफली बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज की मीनिंग किस बात से रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड है कैपेसिटेंस। ओके, तो नेक्स्ट जो ये तीन हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, तीन टॉपिक से मतलब यहाँ पर तीन टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा कवर होता है फर्स्ट चैप्टर में। ओके, और जिसमें हम चार्ज के बारे में भी पढ़ लेंगे और किसके बारे में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये कवर होता है हमारा चैप्टर 2 में। ओके, तो ये था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज। ओके, तो प्रॉपर्टी से बात समझ में आया, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण किसी कंडक्टर में हम चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी बदल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज रहेंगी जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। ओके, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस वो आएगा हमारा चैप्टर 2 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 की। ओके, तो जो हमारा चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 है जो उसके मेन, ठीक है, जो चैप्टर 1 का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मेन 4-5 चीजों के आसपास ही घूमता है उसका सिलेबस। तो पहला है चार्ज, है ना, मतलब ठीक है, पहला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, उसके मेन की पॉइंट्स क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होगी, तो होगा चार्ज। ठीक है, दूसरा हम इसमें ठीक है पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थर्ड है गॉस लॉ। ओके, या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगला है जो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। मतलब जो हमारा पूरा जो चैप्टर है
वो इन्हीं फैक्टर से रिलेटेड होगा, चार्ज से, मतलब इन्हीं को हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, है ना, गॉस लॉ एंड गॉस लॉ के एप्लीकेशन। ओके, तो ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं तो यहाँ पर कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है ना। तो सबसे पहला हमने कहा कि हमारा जो चैप्टर है ये रिलेटेड है किससे, इसमें हम, है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में, है ना। तो चार्ज के बारे में हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से मतलब इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी यूनिट, ठीक है, ऐसे का। ओके, फिर चार्ज में हमें पढ़ना होगा चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज के टाइप की वजह से हमें छोटी क्लासेस से पता ही है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों जनरेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव देने का रीजन क्या रहा ये हम करें ना। फिर किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहेगी, जो मेथड ऑफ चार्जिंग हम इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट मेथड है जो कंडक्शन, ठीक है, और इंडक्शन, है ना। ये मेन दो मेथड हमने बताई है जो। फिर वैसे फ्रिक्शन भी होता है ऐसे। फिर उसके बाद हम अगला देखेंगे जो डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज मतलब किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, उस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है, या चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो सीधे सीधे कहो जो इसको है ना, डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का, है ना। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन भी देखेंगे किसका, यूज भी देखेंगे किसका, इलेक्ट्रोस्कोप का। ओके, फिर आता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब चार्ज से रिलेटेड पॉइंट्स में, ठीक है, हमें अगला क्या देखना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज से मतलब कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है, एडिटिव है, ठीक, कंजर्व्ड है, ऐसे मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज हम वहां पर पढ़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमें चार्ज के लिए रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे, है ना। तो चार्ज से रिलेटेड हम दो लॉज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एंड नेक्स्ट रहेगा जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये लॉ ऑफ एटॉमिसिटी। ओके, तो ये दो लॉ रिलेटेड टू द चार्ज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है कि किसी बॉडी पर चार्ज रहेगा तो है ना ट्रांसफर भी होगा, ये बॉडी में प्रोड्यूस होगा, तो नेचर में चार्ज कंजर्व ही रहेगा। क्वांटाइजेशन हमें क्या बताता है कि किसी बॉडी में चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, मतलब उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, मिनिमम, है ना, या मैक्सिमम। तो ये हम किसके थ्रू किस में जानते हैं, क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमें पता है इनिशियली छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। तो जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हम दो केसेस में पढ़ेंगे, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में। तो दो चार्जेस के बीच में, है ना, फोर्स निकालने के लिए जो हम लॉ यूज करते हैं जो, उसे हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। ओके, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में। ओके, फिर फोर्स, है ना, इसमें पढ़ेंगे हम बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब दो से ज्यादा चार्जेस हो तो मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, किसको पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पर हम यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर, है ना, उसके बाद हम देखेंगे किसी बॉडी पर कंडक्टर पे चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज कैलकुलेट करना, किसी बॉडी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो ये तीन तरह की होगी, मतलब कंडक्टर हमारे तीन तरह का हो सकता है। या तो हमें चार्ज किसी वायर पे निकालना होगा, है ना, लंबे कंडक्टर पे, या चार्ज किसी सरफेस पे होगा, शीट पर, या किसी बॉडी के वॉल्यूम पर। तो हम तीन केसेस में चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। अगर कंडक्टर लीनियर हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी,
है ना, मतलब चार्ज डेंसिटी की 3 टाइप्स, लीनियर और दूसरा है सरफेस, और अगर चार्ज वॉल्यूम पर फैला हो तो वॉल्यूम। ठीक है, तो एक चार्ज से रिलेटेड मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो वो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बटा हुआ है ना। तो हमें यहाँ चार्ज से रिलेटेड इतने टर्म्स देखते चलना है, इतनी बातें हम इस चैप्टर में, है ना, स्टेप वाइज पढ़ते चलेंगे। फिर उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मूला, उसकी यूनिट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से मतलब क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, है ना। और फिर इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या फाइंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। मतलब अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ इसमें थर्ड जो हमारा हमने कहा किससे रिलेटेड है, डाइपोल से। तो डाइपोल क्या होगा, कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। मतलब हम सबसे पहले डाइपोल से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। फिर डाइपोल से रिलेटेड एक फेनोमेनन होता है जो डाइपोल मोमेंट, जहां पर हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से ये सब हम आगे देखते चलेंगे, अभी तो सिर्फ दिमाग में इमेज बना लो जो कि किस क्या क्या पढ़ते जाना है ना। फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा हमें किसका, डाइपोल का, ठीक है। जैसे हमने पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ऊपर किसका, पॉइंट चार्ज का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम किसका, डाइपोल का, मतलब हम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डाइपोल का हम 3 केसेस में निकालते हैं, एंड ऑन पोजीशन, 3 पोजीशन है ना। और दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ओके। और थर्ड है जो जनरल पोजीशन, जनरल से मतलब ये कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगी, ये वाला केस, ठीक है ना। तो मेन तो जो हमारे इसमें यही होते हैं, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड, ऑन पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइपोल में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड एक टर्म्स डाइपोल मोमेंट, फिर डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, 4 चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डाइपोल, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम 3 केस में निकाले, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन और जनरल लोकेशन पे, है ना। अब उससे रिलेटेड हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे डाइपोल से टॉर्क, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पर, सॉरी डाइपोल को कहां रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा, मोमेंट लगाएगा, है ना। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे उस पर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं और उसे घुमाते हैं, है ना, तो फिर हम उससे रिलेटेड क्या निकालेंगे, वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को घुमाने में, है ना, और टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल को अगर हम कहाँ पर रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगा, तो घूमने में कुछ ना कुछ वर्क होगा, तो फिर हम वो क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क, और जब वो घूमेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, बताने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसको ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ओके। ये हम सब समझेंगे आगे, अभी तो सिर्फ देखते चले क्या क्या आता है सिलेबस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा इसमें मेन पॉइंट डेफिनेशन, जो मेन पॉइंट हमारा आता है इसमें टॉपिक, गॉस लॉ, ओके। तो यहाँ पर गॉस लॉ क्यों यूज होती है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड विद ए
क्लोज सरफेस, मतलब किसी सरफेस में उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, है ना, वो हम गॉस लॉ से निकालते हैं जो। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा मेन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इतने टॉपिक्स पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर किससे भी निकालेंगे, जो मैथमेटिकल मेथड से, फॉर्मूले से, है ना, उसके फॉर्मूला मेथड से। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक बार किसके लॉ से भी निकालेंगे, गॉस लॉ से। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे, इधर मैथमेटिकली और, है ना, इधर यहाँ मतलब फॉर्मूले से, और यहाँ पर गॉस लॉ से, ठीक है। फिर कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ मतलब इधर हमने जो पढ़ा था जो कि 2 चार्जेस के बीच में, ठीक है, चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, ठीक, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कूलॉम्स लॉ के बेसिस पर देते हैं। तो यही कूलॉम्स लॉ एक बार हम किससे भी निकालेंगे, गॉस लॉ से, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लीनियर कंडक्टर, एक वायर पर चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम गॉस लॉ से निकालेंगे। एक स्फीयर हो, है ना, तो स्फीयर को अगर हम चार्ज कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर, है ना, तो हम चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 केस में निकालेंगे, तो स्फीयर होलो हो और कैसा हो, एक बार सॉलिड हो, ठीक है। फिर इसी तरह से जो हम गॉस लॉ का यूज करते हुए चार्ज सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। सिलेंडर मतलब इस तरह से ऐसा कोई कंडक्टर हो, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इसको भी हम एक बार होलो सिलेंडर लेंगे और एक बार सॉलिड, ठीक है। फिर शीट, शीट मतलब कोई चादर हो जो कंडक्टर हमारा शीट के फॉर्म में हो, तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम फाइंड करेंगे गॉस लॉ से, ओके। तो ये था जो हमारा सिलेबस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, है ना। मतलब हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा पूरा जो किसके आसपास ही घूमता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे और गॉस लॉ आएगा और उसके एप्लीकेशन, है ना। तो ये रहा, मतलब हमें चार्ज में इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीजें पढ़ते जानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डायपोल से हम इतनी रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ओके। मतलब अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल में हम ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कुछ डेफिनेशंस और, है ना, थ्योरेटिकल पार्ट है, ओके। तो फिर ये इनके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हम, ठीक है, उसका गॉस लॉ का क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ओके। ये सीधे कहें जो गॉस लॉ की स्टेटमेंट, कि गॉस लॉ क्या है और उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बताने का मतलब क्या है, ये तो हमारी बुक के आगे लिखा हुआ ही है, लेकिन बुक के सामने जो, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि चार्ज में क्या क्या पढ़ना है ना, मतलब। और इससे हमारा एक फायदा ये हो जाएगा कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि चार्ज से रिलेटेड हमने क्या पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, कुछ छूटा तो नहीं है ना, और क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो इससे जो आगे का जो चैप्टर है उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक लिंक बनी रहेगी कि ये टॉपिक हुआ है, इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये मिस हुआ है, तो हम उसे वापस, है ना, रिकॉल कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं कि यार हमारा छूट गया इस तरह, ओके। तो ठीक है, इसका सिलेबस देख लेने से हमको बहुत फायदा हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है, अगर इसको जो आप नोट करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो ये सिर्फ समझने के लिए था कि हम किस तरह से यहाँ पर आगे पढ़ने जाएंगे, है ना, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, ओके। तो अगर ठीक है इसको नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 में रिलेटेड, उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए, उसको अब हम देखते हैं, ओके। चलिए, ओके। तो अब हम इससे रिलेटेड जो यहाँ पर
कुछ और टर्म्स देखते हैं। जैसे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो ये किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। मतलब मटेरियल होगा तो उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, है ना। मतलब चार्ज जो है मैटर के साथ ट्रांसफर होने वाली, ये मैटर के साथ एग्जिस्ट होने वाली क्वांटिटी। तो इससे पहले तो चार्ज को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें कोई मैटर और मैटर के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें मालूम होना चाहिए ना। तो चार्ज और इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम मैटर और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे। तो हमारे लिए ये, है ना, पहले ही हम इसे पढ़ ले ताकि हमको आगे वाले टॉप पॉइंट पढ़ने में आसानी रहे, है ना। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं सबसे पहले मैटर की, है ना। तो मैटर क्या है, ठीक है। वैसे हमने छोटे क्लासेस से मैटर के बारे में समझे हैं। मैटर को डिफाइन करने का तरीका हमको मालूम ही है ना। मैटर क्या है, तो हम कहते हैं दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। मतलब ऐसी चीजें जो हम जिन्हें फील कर सकते हैं हमारी सेंस के थ्रू, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। और जो स्पेस कवर करती हो, ऐसी चीजों को हम मैटर कह देते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब हम मैटर को जो अगर हम तो मैटर के अंदर हम चले, मैटर के बारे में हम देखते हैं कि मैटर किससे मिलके बना है। तो मैटर को अगर हम कट करते हुए चले तो पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। फिर अगर हम पार्टिकल्स को डिवाइड करें तो फिर हम क्या देखेंगे कि मैटर किससे मिलके बना है ना। मैटर किससे मिलके बना होता है, जो मॉलिक्यूल से, ठीक है। मैटर के अंदर अगर हम एंटर कर रहे हैं तो मैटर हमको किससे बना हुआ मिलेगा, मॉलिक्यूल से। तो क्या बोल सकते हैं हम, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर एंटर करें, है ना, ऐसा भी नहीं होगा कि मैटर का बनना मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट हुआ है। मॉलिक्यूल भी और कोई नई, है ना, एंटिटीज से मिलके बना होता है जो। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर एंटर करें तो मॉलिक्यूल के अंदर हमको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एटम, है ना। तो एटम, ठीक, जब दो या दो से ज्यादा एटम क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो एटम जब कंबाइन होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बाउंडेड केमिकली, ओके। तो यहाँ पर मतलब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली बाउंड होते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो है ना, केमिकली बाउंडेड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को एटम कहते हैं। ओह सॉरी, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर अगर हम एंटर करें तो एटम के अंदर हमें फिर से और तीन नई चीजें मिलेगी, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एटम के अंदर अगर हम एंटर कर रहे हैं ना, एटम को हम इधर अलग से देख लें, ओके। तो एटम के अंदर हमें तीन क्वांटिटीज, तीन एंटिटीज मिलेगी। क्या होगी वो, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा ना। ये हम किसको दिखा रहे हैं अलग से, एटम को। तो एटम क्या है, ठीक है, एटम किससे मिलके बना है, तो एटम के अंदर जो एक सेंट्रल पार्ट होगा, है ना, मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, सेंट्रल पार्ट पे। तो इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, ओके। तो सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ओके, तो सॉरी न्यूक्लियस, है ना, क्या कहते हैं हम इसे, न्यूक्लियस, ओके। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और उस जो एटम है, जो हमारा एटम के अंदर हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, और जो उसका मास है वो कहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके न्यूक्लियस पर ही कॉन्सेंट्रेट होता है। तो हम एटम के अंदर देख रहे हैं, एटम किससे मिलके बना है, तो एटम के अंदर हमको सेंट्रल पार्ट दिखेगा, है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, तो वहाँ पे प्रोटॉन, है ना, और न्यूट्रॉन, और अगली एक और चीज रहेगी क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों जनरल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, मैटर का किस किस तरह से उसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती है ना। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख रहे, डिटेल से मतलब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें मैटर को, तो मैटर हम क्या कहेंगे, दोस थिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड व्हिच कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंसेस आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, और मैटर अगर किससे मिलके बनी है तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो मैटर का जो कंपोजिशन किससे होता है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल से अगर हम कहें तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं, एटम्स। तो अगर हम कहें व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मैटर, तो मॉलिक्यूल एंड एटम, है ना। मैटर के दो कंपोनेंट हो गए, मॉलिक्यूल और एटम। तो मॉलिक्यूल क्या है, तो हमने क्या कहा जो कि जब दो या दो से ज्यादा एटम, है ना, दो या दो से ज्यादा एटम क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल जो फ्री स्टेट में हमें मिल सकता है, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल में मटेरियल के वो सारी प्रॉपर्टीज होगी, जो मैटर की जितनी प्रॉपर्टीज होगी वो मॉलिक्यूल्स में भी होगी। जैसे जो मैटर का कलर होगा, है ना, मटेरियल का जो कलर होगा, सब्सटेंस का जो कलर होगा, वही कलर हम किसका भी होगा, मॉलिक्यूल का। जो टेस्ट मटेरियल का होगा वही टेस्ट मॉलिक्यूल का भी होता है ना। तो इस तरह से हम अगर डिफाइन करना चाहें व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल हम क्या कहेंगे, द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स व्हिच आर बाउंडेड केमिकली, मतलब कुछ रूल्स और केमिकल बाउंडेशन के थ्रू एटम जुड़े हुए होते हैं ना। ठीक है, तो ओके, और जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मैटर की। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट हम कहेंगे एटम। तो व्हाट इज द एटम, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर। ठीक है, विच कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब जब दो मटेरियल, दो सब्सटेंस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में कुछ बाउंड बनते हैं, तो वो बाउंड जो एटम्स के बीच में ही बनते हैं। तो एटम हम बोलते हैं कि किस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है, मतलब एटम मिल मिलकर ही नए नए मटेरियल बनते जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। एटम हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, जैसे मॉलिक्यूल मिल जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट जो अगला है कंपोनेंट ऑफ एटम। तो कंपोनेंट एटम में एटम के अंदर क्या क्या होगा उसको हम बता रहे, उसको हम बोल रहे हैं उसके कंपोनेंट। ठीक है, तो एटम के अंदर हमको मिलेगा न्यूक्लियस, है ना, सेंट्रल पार्ट, उसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर हम सिर्फ 3 पार्टिकल की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो। ठीक है, एक एटम के अंदर अभी तक बहुत 35 से ज्यादा पार्टिकल की क्या हो चुकी है, रिसर्च स्टडी हो चुकी है जो, है ना। लेकिन हम हमारे सिलेबस का बेसिस पे अभी 3 पार्टिकल यहाँ बोलकर चलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक एटम के अंदर हम कहें तो एटम के अंदर क्या क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ एटम, तो हम कहेंगे एटम के अंदर होगा न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस कोई नई चीज नहीं होती, जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, है ना, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ये, है ना, एटम का सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे जो क्या कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा के पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ही होता है, उसके सेंट्रल पार्ट में, या हम कहें कहाँ पर ही होता है, उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही डिफाइन कर देते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम एट विच एंटायर मास एंटायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एंटायर क्या कर देना, मास, ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख देना, हमने यहाँ से चार्ज लिखा है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेट, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, और है ना, अभी तो यहाँ से हम उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह देख रहे हैं। ये पूरा हमारा जो न्यूक्लियस है, एटम है और न्यूक्लियस है, ये हमारे पूरे सिलेबस में इन पर एक एक चैप्टर बेस्ड है, तो हम आगे उसको बहुत अच्छे से स्टडी और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ सिर्फ अभी ऐसे जनरल तरीके से समझते चले क्या क्या होगा, है ना। तो फिर अगली बात करें तो हम कंपोनेंट ऑफ एटम में सेकेंड प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन क्या है, तो हमें मालूम है बच्चों कि प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, है ना। तो वही हम उसकी डेफिनेशन बना देंगे, इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, अब प्रोटॉन से कुछ रिलेटेड चीजें हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर, जैसे इसकी इन्वेंशन किसने की थी, तो हम इसकी इन्वेंशन तो साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, है ना। मेन सरनेम याद रखें, रदरफोर्ड। ओके, और कब, 1999 में, है ना। अब यहाँ एक चीज जो हम और कंफर्म करें, चलिए पहले हम इस पे बात कर लेते हैं चार्ज पे। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.67 और 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, कूलम क्या है, ये यूनिट है, जो क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। ओके, और ठीक है, कैसा चार्ज होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ठीक यूनिट कूलम है, यूनिट उसकी साइंटिस्ट का नाम है वैसे ये, और पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। और ये जो चार्ज है, चार्ज की इस वैल्यू को जो हम ई से इंडिकेट करते हैं, ई मतलब क्या, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना। मतलब अगर हमें यहाँ जहाँ 1.6 10⁻⁻19 लिखना हो, उसकी जगह हम ई भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है चार्ज, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना ये उसका मास है। ये नॉन है ना, बहुत सारी रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद हमारे पास ये सारे है ना, हमको क्या मिले हैं, डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ उसकी वैल्यूज देखते चलिए। फिर सिंबल है, तो प्रोटॉन का जो सिंबल है क्या है, प्रोटॉन को सबसे पहले तो सिंपल सा पी से बता देते हैं, या ऐसा लिख देते हो, ऐसे, फिर या ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो ये सारे प्रोटॉन के सिंबल है जो, ठीक है। कभी कभी प्रोटॉन पे यहाँ पी लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा सिंबल हो गया किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, फिर यहाँ पर चलिए, फिर अगला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो, वो भी क्या ही है, इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैविंग नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो न्यूट्रॉन की जो इन्वेंशन है जो, इसके थ्रू बाय साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। ओके, किसने की इसकी इन्वेंशन, जेम्स चैडविक ने, और कब, 1935 में, ना 1932 1935 में, 1932 से 35 के बीच में। ओके, क्योंकि कहीं कहीं आप 32 भी लिखा हुआ देखोगे ऐसे, तो उसके बीच में हुई है जो, तो कोई भी एक रेफरेंस ले सकते हो ईयर का, है ना। फिर चार्ज, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा क्या है, ठीक है, कैसा चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल है ना, तो इस पे 0 चार्ज होगा, ठीक है, 0। तो 0 चार्ज है, तो हम क्या भी बोल देंगे इसको, न्यूट्रल पार्टिकल बोला जाता है। ओके, है ना। फिर अगला है मास, तो इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसकी मास ऑफ प्रोटॉन 1.6748, है ना, 48 10⁻⁻27 kg। मतलब इसका मास प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है। ये जैसे यहाँ 1.6725 है, यहाँ 674, थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, है ना। अब अगला है तो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो हमने देखा तो ये एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व्स इन देयर ऑर्बिट अराउंड द अबाउट द न्यूक्लियस, या अराउंड द न्यूक्लियस लिख सकते हो ना, अबाउट लिख दे, अराउंड लिख दे, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड भी कुछ वैसे ही टर्म्स याद रख ले, जैसे इसकी इन्वेंशन कब हुई थी, है ना, इन्वेंटेड बाय, तो इसकी इन्वेंशन जो साइंटिस्ट सर जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन ने, और सन जो है वो 1897 के आसपास, ठीक है, 1897 का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर इस पर जो चार्ज होता है ना, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज इस पे जो चार्ज है जो
इसकी वैल्यू भी 1.67 10⁻⁻19 कूलम होगी। ओके, ये है ना, तो कूलम, ठीक है। ये स्पेलिंग पे ध्यान दे देना जो कूलम की, ठीक है ना, जल्दीबाजी में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो ये रहा जो हमारे पास चार्ज है ना, यूनिट उसकी कूलम की। ओके, फिर अगला है, और ये जो चार्ज है जो है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे हम क्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। तो इसका ये नाम भी याद रखें, क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और इसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं ना। याद रखिए बच्चों इसकी वैल्यू, इसे क्या क्या बोला जाता है ना, एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है, फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तीन नाम से इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास मास, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम me से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। मतलब इसका जो मास है प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, बहुत ही कम होगा जो, ठीक है ना, कम होगा कि ज्यादा होगा, या -31 होगी -27, ठीक है। क्या होगा, इसका मास बहुत कम होगा जो, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। मतलब आप ऐसे समझ लो कि है ना, राउंड फिगर जो इधर कितने 200 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2000 इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे 1893 समथिंग कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तो आप उसको राउंड फिगर मान लो, 2000 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर आता है ना। कंपैरिजन के लिए, सिर्फ समझने के लिए बोला। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओके, अब क्या लिखा हमने, उसका सिंबल, है ना। इसमें एक और चीज ध्यान में रख लीजिए, इसमें स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन में हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है और जो उसका मास है उसका रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 1.76 10⁻11, है ना। और यूनिट क्या बनेगी, यूनिट देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्यों कौन है, चार्ज है, तो चार्ज की सही यूनिट क्या है, कूलम, है ना, ये, ओके। और इधर m अपॉन में क्या है, मास केजी, है ना। स्पेलिंग ध्यान में रख लेना जो, ठीक है, कूलम है वो समझ जाना, है ना, और ये केजी, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज, अब इसका जो सिंबल है ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, तो इलेक्ट्रॉन के सिंबल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ओके, ऐसा, या जनरली जो ई ऐसा भी लिख देते हैं, है ना, या ऐसा, है ना, ये उसके सिंबल है। बीटा से भी दिखाते हैं, ये -1 ऐसे, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल, ओके। और इसे इस सिंबल से भी बताया जाता है ना। तो ये होगा इसके सिंबल, ठीक है। अब आता है तो उसके टाइप्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब टाइप्स से मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के भी कुछ और टाइप होते होंगे क्या, एक्चुअल में हम उसको कैटेगराइज करते हैं जो, है ना। हम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाउंड इलेक्ट्रॉन बोल के चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोल के चलते हैं ना। या तो हेडिंग लगा देना यहाँ पर, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप न लिखते हुए, है ना। तो यहाँ पर दो टाइप हम बोल देंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ओके, और दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगी, किन्हें हम कहेंगे ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जो, कि जैसे, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलिए यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, तो हमें मालूम है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उनको वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है ना,
तो उस प्रोटॉन से उनको क्या मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लगता है उन पर, और उस फोर्स के कारण उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस क्या लगा के रखता है, फोर्स लगा के रखता है ना। तो अब यहाँ पर हम किसको डिफाइन करना चाह रहे थे कि बाउंड इलेक्ट्रॉन हम किन्हें कह रहे हैं, व्हाट आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या क्या तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स, मतलब ये जो पास वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, कुछ इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। तो जो पास वाले ऑर्बिट में, द इलेक्ट्रॉन्स विच, ठीक है, रिवॉल्व्स, विच रिवॉल्व्स इन नियरेस्ट ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले, ठीक है, न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स इन नियरेस्ट ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड, ठीक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि इन पर जो, जैसे ये पास में है ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं विच बाउंडेड स्ट्रॉन्गली, विच टाइटली बाउंड विद द, ठीक है, न्यूक्लियस। तो हम और क्या बोल सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, विच, ठीक है, टाइटली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, है ना, द इलेक्ट्रॉन विच टाइटली बाउंडेड, या ये ऐसे लिख सकते हैं विच टाइटली बाउंडेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय द न्यूक्लियस, है ना, ये टाइटली बाउंड विथ न्यूक्लियस, ओके, चलो अंडरस्टूड है, आर कॉल्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या विच अटैच्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, विच बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, है ना। कई तरीके हैं जो डिफाइन करने के, आप डिफाइन किस तरह से भी कर सकते हो, आर कॉल्ड, है ना। फिर चौथा तरीका क्या है, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जैसे पास वाले इलेक्ट्रॉन है ज्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं, तो अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन से फ्री करवाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम से बाहर निकलवाना चाह रहे हैं, फ्री करना चाह रहे हैं, तो फ्री करने के लिए हमको क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, विच रिक्वायर्ड, ठीक है, विच रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू फ्री फॉर्म, है ना, हाई एनर्जी, सॉरी हाई एनर्जी टू फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस से फ्री होने के लिए जिन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, या ऐसा लिख सकते हैं हाई एनर्जी टू डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, टू डिटैच भी लिख सकते हैं ना। फिर अब यहाँ पर तो एक चीज कि जो एनर्जी उन्हें फ्री करने के लिए चाहिए होती है, मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना चाह रहे हैं, तो उसे फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, है ना। तो उसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन विच हैव, ठीक है, हाई, विच हैव हाई वर्क फंक्शन, ठीक है, जिनका वर्क फंक्शन हाई होता है, आर कॉल्ड, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस तरह से हम, सॉरी आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरह से जो हम बाउंड इलेक्ट्रॉन को इतने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे याद रखें कि जिन्हें हम एटम से निकाल नहीं सकते वो हमेशा ही रिवॉल्व करते ही रहेंगे, एटम को छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में,
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। फिर अगला है जो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन जो आप लिख लेना उसको, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे हमने लिखा है द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स इन नियरेस्ट ऑर्बिट, तो आप क्या लिखोगे, विच आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो बाहर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। विच लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, है ना, कम फोर्स से बंधे होते हैं ऐसे। तो विच बाउंडेड बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस, या which required low energy to free from the nucleus, to detach from the nucleus, जिन्हें कम एनर्जी की जरूरत होती है। और ऐसा बोल सकते हो which have low work function, जिनका वर्क फंक्शन कम होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से चाहिए डिफाइन किया है वैसे आप उसकी अपोजिट इनकी डेफिनेशन बना लेना, है ना, मैं उससे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये तो इनिशियल बातें थी, ठीक है, हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। जैसे हम वैसे भी हमको इसका पहले से ही नॉलेज था, हमने 11वीं में केमिस्ट्री में सारी चीजें जो आपने पढ़ी होगी डिटेल में, ठीक है। इस पे 2 चैप्टर भी हुए थे इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में, ठीक है, एटम और न्यूक्लियर। चलिए, फिर भी इसे याद रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा के चलिएगा कुछ पॉइंट जो हम हमेशा याद रखने होते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम में इस पे से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। मतलब इनकी कोई डेफिनेशन ऐसा तो नहीं पूछते कि बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इनको डिफाइन करो, ये नहीं पूछा जाता इसमें से कुछ भी, ठीक है, इसमें। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव जो बन जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव किस किस पे बन जाता है हमारा, प्रोटॉन, इन्वेंशन ऑफ प्रोटॉन, है ना, इसकी रदरफोर्ड की, ओके। अब एक चीज जो यहाँ पर और हम कंफर्म करें कि जैसे हमने प्रोटॉन की जो इन्वेंशन है किसके थ्रू लिखी है, रदरफोर्ड, है ना। लेकिन एक चीज जो आप कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज की इसकी इन्वेंशन में गोल्डस्टीन का नाम भी सुनोगे, साइंटिस्ट गोल्डस्टीन का, ओके। तो एक्चुअल में जो गोल्डस्टीन जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी रिसर्च का, ऑब्जर्वेशन का जो है ना, ठीक है, किसके लिए जाता है, मतलब रिसर्च की और ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो वो ठीक है, उसका श्रेय किसको जाता है ना, गोल्डस्टीन को। मतलब प्रोटॉन मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फर्स्ट सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने 1886 में। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल के अंदर कैसा होता है, किस तरह, कहां पर सिचुएटेड होता है, ये सारी बातें किसने बताई, साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसलिए प्रोटॉन की इन्वेंशन अगर हम कहें तो वो रदरफोर्ड लिखी जाएगी। कई कई आप गोल्डस्टीन भी सुन लोगे। तो गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज की क्या की थी, इन्वेंशन, पॉजिटिव चार्ज की, ऐसे बोल सकते हो आप कि उसके ऑब्जर्वेशन किया था, मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ऑब्जर्वेशन बताया था गोल्डस्टीन ने। लेकिन कहाँ होता है, कैसे होता है और जिस पॉइंट पर होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं, वो रदरफोर्ड ने दिया, है ना। तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना कि हमने तो गोल्डस्टीन सुना है, गोल्डस्टीन पढ़ा है और यहाँ रदरफोर्ड, तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन में गोल्डस्टीन के थ्रू, ठीक है। तो ये याद रखें, प्रोटॉन, है ना, की इन्वेंशन रदरफोर्ड ने, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर है ना कि न्यूट्रॉन की इन्वेंशन जेम्स चैडविक ने। मतलब ये एग्जाम के हिसाब से जो बोर्ड एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, छोटे छोटे, जो आसान कभी बनना हो आसानी से वाले आसान वालों में ये आ जाते हैं, ओके। तो न्यूट्रॉन की इन्वेंशन जेम्स चैडविक ने की। सॉरी, न्यूट्रॉन का हमने क्या नहीं लिखा यहाँ, सिंबल। तो न्यूट्रॉन का सिंबल ये ऐसा आता है, ओके। ये सिंपल सा यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो ये रहा हमारे पास न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये चीजें याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, है ना। और इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना। सन भले याद ना रहे, तो सन की कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। वो थोड़े से आगे पीछे भी होते हैं, किसी बुक में आप इसको 1932 लिखोगे, किसी में 36, तो सन जो है वो एग्जैक्टली नहीं बताते। वो सन जो है वो रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की और कौन से सन में जाके फाइनलाइज हुआ, उस बेसिस पे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सन मिल जाते हैं। तो सन जरूरी नहीं है कि आप याद रखो, है ना, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, ये क्या है, इन्वेंशन जे थॉमसन। और उस पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वैसे हमको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन उसको किस नाम से याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये चूज द करेक्ट आंसर में इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, और दूसरे नाम भी याद रखें, क्या भी बोलते हैं हम इसे, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं और एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सबकी वैल्यू क्या, सब एक ही के नाम है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है जो, ठीक है। तो इसको याद रखें, यहाँ पर इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ओके। और ये स्पेसिफिक चार्ज तीसरा इलेक्ट्रॉन पे, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, और उसकी वैल्यू आती है 1.76 10⁻11। मतलब आप ये 1.6 10⁻19 को डिवाइड करोगे किससे, 9.1 10⁻31 से, तो डिवाइड होने के बाद आपके पास अप्रॉक्स आंसर ये आएगा, है ना। तो यूनिट क्या बनेगी, कूलम्ब पर केजी, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी याद रखें, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसका रेशियो है ये, E/m का, वैल्यू याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये इतने हमारे इस पर क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स निकल जाते हैं जो, ठीक है। कितने बोले, 1 2, ठीक है, और 3 4 5, है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना। फिर इसका जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज। चलिए।